हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर ली होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी ने अभी एडमिशन लिया है तो अभी से स्टडी स्टार्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अब आपके पास 7 सब्जेक्ट हैं और 7 सब्जेक्ट को कवर करना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। अगर आपने अभी तक अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो आप हमारे साथ अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी देख चुके हैं फ्रंट पेज पर ही, जैसे आप देख रहे हैं, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 1 की होने वाली है। और सेमेस्टर 1 में जो हमारी हिस्ट्री है हम उसकी स्टार्टिंग कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ, यानी पार्ट 1 बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा एंड उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वो पार्ट 1 की वीडियो है। जब आप उसे देखेंगे तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। और ये जो हमारी हिस्ट्री है इसका नाम है प्राचीन समाज, यानी हम एंशिएंट सोसाइटी, ये जो आपकी बुक है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। इसके चैप्टर वाइज हम वीडियोस बना रहे थे और आपको पढ़ा रहे थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस चेकआउट नहीं किए हैं तो आप जल्दी से कर लीजिए। जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो में भी देख लिया होगा, हमारी यूनिट 1 चल रही थी जिसमें हम वीडियो 1 कवर कर चुके थे, यानी यूनिट 1 का कुछ पार्ट हमारा कवर हो चुका है और जो कुछ पार्ट लेफ्ट रह गया था वो हम वीडियो 2 में कवर करने वाले हैं। देखिए आपकी जो ये यूनिट 1 है इसका नाम है सभ्यता को परिभाषित करना, इतिहास लेखन, शहरी क्रांति और कांस्य युग धातु प्रौद्योगिकी संबंधित वाद विवाद। इसमें हम इन सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे थे। ये आपकी बुक में पूरा चैप्टर दे रखा है जिसके हम सभी जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, अगर नहीं देखी है तो आप जल्दी से चेकआउट कर लेना। चलिए फिर जहाँ हमने लास्ट वीडियो छोड़ी थी वहीं से अब हम सेकेंड पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक छोड़ दिया था कि शहर के 10 लक्षण कौन कौन से होते हैं। आज की इस वीडियो में हम यहीं से कवर करने वाले हैं कि शहर के 10 लक्षण कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हम शहर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम कह सकते हैं हाँ ये शहर है। चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं इसको पढ़ना। ऐतिहासिक रूप से शहर को एक क्रांति के प्रतीक और परिणाम के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसके साथ एक नया आर्थिक चरण शुरू हुआ। चाइल्ड द्वारा प्रतिपादित 10 संक्षिप्त मापदंड इस प्रकार हैं, यानी चाइल्ड द्वारा कुछ प्रतिपादित दिए गए, कुछ ऐसे चिन्ह दिए गए जिसकी वजह से हम माप सकते हैं, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि हाँ ये शहर है। ऐसे कुछ उन्होंने 10 लक्षण बताए थे। चलिए फिर उनको देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं, आकार की दृष्टि से पहले शहर पिछली बस्तियों की तुलना में अधिक व्यापक और घनी आबादी वाले रहे होंगे। यानी पहले जो कुछ इलाके होते थे उसमें थोड़ी सी कम आबादी होती थी, लेकिन जब शहर बने तो उन इलाकों के मुकाबले उन शहरों में ज़्यादा आबादी होती थी, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, शहरी आबादी किसी भी गांव या शहर से संरचना और कार्य में भिन्न होती है, क्योंकि यहाँ हमें पूर्णकालीन विशेषज्ञ, शिल्पकार, व्यापारी, अधिकारी और पुजारी मिलते हैं। यानी देखिए कोई भी शहर किसी भी गाँव से अलग हो सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर गांव में कुछ लोग ही रहते हैं और वहाँ सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, या ये कहें सारी सुविधा नहीं हो पाती। पर शहर में बहुत सारे लोग होते हैं तो वहाँ उन शहर वाले लोगों में शिल्पकार, व्यापारी, अधिकारी और जो पुजारी वगैरह होते हैं ये सभी लोग मौजूद होते हैं। तो हम कह सकते हैं एक जो शहर होता है उसमें सभी लोगों का मिश्रण देखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, प्रत्येक उत्पादन यहाँ तक कि सबसे प्राथमिक को भी सीमित तकनीकी उपकरणों के साथ प्राप्त करने वाली छोटे अधिशेष पर भी कर का भुगतान करना पड़ता है। यह कर एक द्वितीय राज्य या एक काल्पनिक देवता को दिया जाता है जो सभी ये अधिवेश एकत्रित करता है। यानी देखिए शहरों में हर चीज़ पर टैक्स यानी कर लगाया जाता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, सभी पर उन्हें कर देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, स्मारकीय वस्तुकला शहरों को गांवों से अलग करती है और सामाजिक अधिशेष की एकाग्रता की प्रतीकात्मकता भूमिका को भी ही पूरा करती है। यानी हम कह सकते हैं शहरी जो इमारतें वगैरह होती हैं वो गांवों से अलग बना देती हैं शहर को, क्योंकि शहरों में इमारतें वगैरह या फिर नई नई टाइप के नई तरीके से घर बने हुए आप देख सकते हैं, वास्तुकला देख सकते हैं, बट ऐसा गाँवों में नहीं होता, जिसकी वजह से हम शहरों और गाँवों में ये भी एक बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 5, लेकिन वास्तव में संकेंद्रित अधिवेश का एक बड़ा हिस्सा कुछ लोगों के हाथों में आ गया जिन्होंने शासन वर्ग का गठन किया। इस समूह में
पुजारी, प्रशासनिक अधिकारी, नागरिक और सैन्य नेता शामिल हैं। और हम कह सकते हैं जो शहर होते हैं उसमें जो केंद्र है या फिर ये कहें शक्ति का जो केंद्र बन जाता है वो कुछ लोगों के हाथों में आ जाता है और जिसमें वो शासन वर्ग कहलाने लगता है उसके बाद में। और उसमें कुछ पुजारी होते हैं, कुछ शासन अधिकारी होते हैं और कुछ ऐसे नागरिक होते हैं जो सेना या फिर ऐसी सेना या नेता होते हैं जो कि पूरे ही चीज़ को संभाले रखते हैं, जिसकी वजह से जो शक्ति होती है वो एक ही समूह के हाथ में आकर रह जाती है। बट ऐसा गाँवों में नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रशासनिक और संरचना उद्देश्यों के लिए लेखन का आविष्कार और उपयोग होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं ज्यामिति, अंकगणित और खगोल विज्ञान जैसे विज्ञानों का विकास। यानी हम कह सकते हैं ज्यामिति हो गए, अंकगणित हो गए और खगोल विज्ञान जैसे नई नई विज्ञानों का विकास हो रहा था। अंकगणित यानी मैथ वगैरह, ये सारी चीज़ें, खगोल विज्ञान जो हम भूमि वगैरह या फिर ये कहें अपनी पृथ्वी के बारे में, आकाशगंगा के बारे में, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें भी अब नई नई विज्ञान हो रहा था, इनका विस्तार हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कला की परिष्कृत शैलियों का उत्पादन। नई नई कला की जो परिष्कृत शैलियाँ हो रही थी उनका उत्पादन हो रहा था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं लंबी दूरी का विदेश व्यापार। अब नई नई जगहों पर व्यापार हो रहा था, लंबी दूरियों पर व्यापार होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट आप 10th पॉइंट इसमें लिख सकते हैं एक राज्य संगठन जो अब निवास पर आधारित था, रिश्तेदारी पर नहीं। यानी अब एक ऐसा संगठन बना जो हमारे निवास पर आधारित था, ना कि रिश्तेदारियों पर। क्योंकि हम अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं जो हमारा संगठन है या फिर जो हमारे रिलेशन बनते हैं अपने पड़ोसियों के साथ, वो हमारे रिश्तेदार नहीं होते, बट फिर भी हमारा एक संगठन बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है जो कि कोई भी रिश्तेदारी या फिर ब्लड रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो शहरों में ऐसी चीज़ें भी देखी गई हैं, लेकिन गाँवों में कुछ ही लोग होते हैं और उनका ना आपस में रिलेशन होता है, कोई ना कोई कनेक्शन होता है या ब्लड रिलेशन होता है, बट शहरों में ऐसी चीज़ें नहीं देखी जाती। ठीक है, अब हम देखेंगे कांस्य युग धातु प्रौद्योगिकी संबंधित वाद विवाद। अब हम इसमें कांस्य युग और जो हमारे धातु संबंधित वाद विवाद हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। कांस्य युग वह काल था जिसमें औजार उपकरणों के निर्माणों के लिए मुख्य रूप से कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि धातु के उपकरण अधिक टिकाऊ और प्रभावी थे। यानी देखिए, पहले कांस्य युग से पहले कोई भी कांसे की वस्तु नहीं बनाई जाती थी, और कांसा जो बनाया जाता था वो तांबा प्लस टीन से बनाया जाता था कांसा। और इससे पहले कांसे का प्रयोग नहीं था, तो औजार जो होते थे वो लकड़ी वगैरह के होते थे, लेकिन लकड़ी के औजार क्या ज़्यादा दिन तक चलेंगे, नहीं चल पाते थे। इसीलिए फिर उन्होंने कांसे का प्रयोग किया, और जो कि अधिक टिकाऊ होते थे और लंबे समय तक चल पाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे मानव समाज का इतिहास के मानव समाज का इतिहास क्या है। देखिए, मानव समाज का जो इतिहास है वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा टाइम पीरियड है, और उसको समझने के लिए हमने कुछ अलग अलग टाइम जोनों को बांटा है, या कहें कि उसे आसान भाषा में समझने के लिए कुछ अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। जैसे कि हमारा पहला है पाषाण युग, दूसरा है कांस्य युग, तीसरा है लोह युग। यानी पाषाण युग में जब हम पत्थर या फिर लकड़ी वगैरह के औजारों का यूज़ करते थे। मेनली हम इसमें पाषाण युग में पत्थरों का यूज़ करते थे, क्योंकि पाषाण का अर्थ ही पत्थरों से है, तो पत्थरों से आप याद कर सकते हैं पाषाण युग। कांस्य युग जब हमने कांसे का यूज़ करना शुरू कर दिया था, जब हमारे जो औजार थे वो पत्थरों से हटकर कांसे पे आ गए थे। ठीक है, लोहा युग जब आया, जब हमने लोहे का इस्तेमाल करना सीख लिया, या ये कहें लोहे का आविष्कार हो गया, क्योंकि कांसा भी इतना लंबे टाइम तक नहीं चल पाता जितना लोहा चल जाता है। फिर हमने कांसे युग को छोड़ के, यानी हम कांसे की चीज़ों से छोड़कर लोहे की चीज़ों पर आ गए, तो हमारा वो लोहे युग शुरू हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस तरह से डायग्राम बनाएंगे तो पेपर में बहुत अच्छे जो मार्क्स हैं वो मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मानव समाज का इतिहास, कि जो हमारा मानव समाज है उसका इतिहास किस तरह से। चलिए देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे पाषाण युग पत्थर, हड्डी और हाथी दांत को पीसकर या काटकर बनाई गई चीज़ों और कुल्हाड़ियों का उपयोग द्वारा किया जाता था। यानी हम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पाषाण युग में पत्थर, हड्डी या फिर जो लकड़ी वगैरह होती थी, या हाथी दांतों को पीसकर काटकर नई नई चीज़ें बनाई जाती थी, हथियार बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे, वही हमारा पाषाण युग है। और पाषाण युग में जो हथियार या फिर ये कहें औजार होते थे, उनका जो आकार होता था वो बड़ा होता था। ठीक है, फिर हमारा दूसरा युग होता है स्टार्ट, जो है हमारा कांस्य युग। इसमें तांबे का उपयोग किया जाता था और औजार बनाने के लिए, जो कि बहुत कठोर और टिकाऊ होता था। और इसमें हम
कांस्य युग में तांबे का प्रयोग देख सकते हैं, क्योंकि तांबा और कांसा एक ही होता है और इसने जो युग था वो पूरा ही बदल दिया। पहले हम पत्थरों का यूज़ करते थे, हाथी दांत का यूज़ करते थे, बट वो कुछ टाइम बाद बेकार हो जाते थे। लेकिन कांस्य युग, जब से कांसा आया, उसने जब से तांबा आया, तांबे ने जो पत्थर थे उनकी जगह ले ली और ये ज़्यादा टिकाऊ और ज़्यादा अच्छे होते थे। और इस समय जो हमारे पत्थर या फिर ये कहें जो हाथी दांत के औजार थे, वो भी अब औजारों का जो आकार था वो भी अब छोटा हो गया था। ठीक है, फिर हमारा तीसरा युग स्टार्ट होता है। तीसरे युग में लोहे ने कांसे का स्थान ले लिया, यानी अब जो लोहा था वो कांसे की स्थान पर आ गया, जो कि व्यापक रूप से उपलब्ध था। यानी अब हम कह सकते हैं जो लोहा था वो व्यापक रूप से तो उपलब्ध था ही, और वो ज़्यादा टिकाऊ और अच्छा भी था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कांस्य युग में युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ों, जो अब रोमेनिया के एउद इतिहास संग्रहालय में स्थित है। अब देखिए यहाँ कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कांस्य युग की हैं, जो कि युद्ध या फिर ऐसी जगह इस्तेमाल की जाती थी जहाँ लोगों को हथियार या फिर खंजरों की आवश्यकता होती थी, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है। ये रोमेनिया के एउद इतिहास संग्रहालय में स्थित है। अगर आप चाहें तो इंटरनेट पर इसे सर्च कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिच हैं तो आप यहाँ जाकर विज़िट भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपने कभी विज़िट किया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से अर्ध प्रतिमा कांस्य युग की सबसे शुरुआती सभ्यताओं में से एक है। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है वो हमारे कांस्य युग की सबसे शुरुआती सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे कांस्य युग के स्रोत, यानी जो कांस्य युग है इसके स्रोत कैसे मिले, हमें कैसे पता चला कि हाँ कांस्य युग भी आया था। कांस्य युग की सभ्यताएं लिखित रिकॉर्ड और समाजों की भौतिक अवशेष दोनों को पेश करती हैं। यानी कांस्य युग की जो चीज़ें हैं वो हमें लिखित भी मिली हैं और जो भौतिक चीज़ें हैं वो भी हमें मौजूदा मिली हैं। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लेखन किलाकार चलाते हैं, जबकि मिस्र का लेखन चित्रलिपि कहलाता है। यानी देखिए, और इसी प्रकार हमें पता चला कि मेसोपोटामिया के जो लेख है उसको किलाकार बोला जाता है और जो मिस्र का लेख है उसे लिपि कहा जाता है। यानी मिस्र के लेखन को लिपि कहा जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के लिए अन्य प्रकार के वस्तु जैसे उपकरण, हथियार, मिट्टी के बर्तन और आभूषण जो कि उस समय के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे आगे मेसोपोटामिया और मिस्र के बारे में। मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों सभ्यताओं का इतिहास अधिकांश रूप से लिखित स्रोतों पर आधारित है और पुरातात्विक वैज्ञानिक द्वारा पढ़ा लिया गया है। यानी हम कह सकते हैं मेसोपोटामिया और जो मिस्र है दोनों की जो सभ्यता हैं वो अधिकांश जो चीज़ें हैं वो हमें लिखित स्रोतों में मिल जाती हैं, लिखी हुई मिल जाती हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है। इसीलिए हम उन्हें लिखित स्रोतों में रख सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें पढ़ भी चुके हैं। अब हम देखेंगे वर्तमान समय में मिस्र के पिरामिड, मेसोपोटामिया शहर में मिली मंदिर, महलों और शाही कब्रों ने पुरातात्विक वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है। कार्बनिक साक्ष्य समय के साथ नष्ट हो गए हैं। यानी हम कह सकते हैं मिस्र में जो हमें पिरामिड मिले हैं और मेसोपोटामिया में जो हमें मंदिर और महल वगैरह मिले हैं और कब्र वगैरह मिली हैं, उन्होंने वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया और ये अभी भी आकर्षित का केंद्र बने हुए हैं। क्योंकि अभी भी जो मिस्र में पिरामिड हैं वो जो 3 पिरामिड इस तरह से बने हुए हैं, आपने भी गूगल वगैरह अगर या फिर कार्टून वगैरह में बचपन में देखे होंगे, इस तरह से 3 पिरामिड हैं जो कि अभी भी बहुत सारे राज छुपाए बैठे हैं, जिनके बारे में अभी भी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हम देख सकते हैं जो वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने उनके बारे में पता कर ली हैं, उनके बारे में जान लिए हैं, बट अब भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपको पता होगा कि इतिहास इतना इजी नहीं है, उसको जान लेना, उसको समझ लेना। बहुत इतिहास जो है वो हमारे बहुत सारे लाखों करोड़ों राजों को छुपाए बैठा है, तो उसको जानने में टाइम लगता है, उसको खोजने में टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं और इतिहास को जानना बहुत ज़्यादा रोचक भी है अगर आप इतिहास को जानने में इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, अब हम देखेंगे कांस्य युग का महत्व। जो हमारे कांस्य युग है उसका क्या महत्व है, अब हम उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कांस्य युग का महत्व देख लेते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कांस्य युग की प्रमुख सभ्यताएं हम नदी घाटियों में पाते हैं, जैसे यूफ्रेट्स में मेसोपोटामिया, नील नदी में मिस्र, सिंधु नदी घाटी में हड़प्पा और पीली नदी में टांग। यानी हम कह सकते हैं जो भी हमारी कांस्य युग की सभ्यताएं हैं वो सभी नदियों के किनारे हैं। जैसे कि हमारी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो यूफ्रेट्स नदी के किनारे है और जो हमारी मिस्र की सभ्यता है
वो नील नदी के किनारे है, और जो सिंधु नदी के किनारे वो हड़प्पा सभ्यता है, और पील नदी के किनारे हमारी शांक सभ्यता है। ये सभी सभ्यताएं हम नदियों के किनारे देख सकते हैं, क्योंकि देखिए सिंपली बात है, क्योंकि देखिए ये ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। जहाँ नदी होंगी वहीं तो जीवन होगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्रोत मिल जाते हैं। हमें कृषि करने के लिए भूमि मिल जाती है, उपजाऊ भूमि, मछली वगैरह मिल जाती हैं, पानी वगैरह मिल जाती हैं, तो लोग वहीं तो रहेंगे जहाँ उन्हें सारी चीज़ें उपलब्ध हों। कोई पहाड़ी इलाके में तो जाकर रहेगा नहीं जहाँ उसे ना पानी मिले, ना खेती के लिए ज़मीन मिले, ना कुछ खाने के लिए मिले। जाहिर सी बात है, जहाँ उन्हें सारी चीज़ें मिलेंगी वहीं तो वो रहेंगे। तो इसीलिए जितनी भी ज़्यादातर सभ्यताएँ हैं वो हमें नदियों के किनारे मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कांस्य युग के दौरान ही पहली बार मनुष्य ने किसी पदार्थ को गर्म करके उसके भौतिक गुणों को बदलने का प्रयास किया। यह क्रांतिकारी सफलता थी, क्योंकि तांबा पत्थर या हड्डी के अधिक लचीले और बेहतर होता था, और कांस्य युग में ही किसी भी चीज़ को, किसी भी पदार्थ को पिघलाकर उसके जो गुण होते हैं उनको बदलना सीख चुका था मानव। क्योंकि जो तांबा होता है उसको पिघलाकर ही किसी चीज़ में, किसी चीज़ का रूप दिया जा सकता है, और वो जो था वो हड्डी या फिर किसी भी लकड़ी से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा उपयोगकारी भी होता था। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं। कांसे की बनी वस्तुओं को किसी भी प्रकार के आकार में ढाला जा सकता था, अधिक समय तक टिकाऊ होती थी। और कांसे की जो वस्तु होती थी उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता था, और वो अधिक समय तक टिकाऊ होती थी, और अधिक ज़्यादा लचीली और अधिक ज़्यादा उपयोगी होती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कम और लंबी दूरी के व्यापार को सफलतापूर्वक बनाने के लिए, जैसे कि कांस्य युग के समुदायों ने किया था, एक हद तक राजनीतिक स्थिरता का होना आवश्यक था। यानी कांस्य युग में जो स्थिरता थी वो भी हम देख सकते हैं, जो राजनीतिक स्थिरता थी वो भी आवश्यक बनने लगी थी। अब हम देखेंगे कांस्य युग के उपकरण, हथियार और आभूषण। कौन कौन से हथियार और आभूषण थे, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे औजार हैं जो कांस्य युग के दिखाए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम औजारों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। औजार, कांस्य युग के औजारों में प्रमुख प्रकार सेल्ट थे, जिसमें कुल्हाड़ी, एड्स, चाकू जैसे औजार और छैनी शामिल थी, जैसे कि आपने ऊपर ही देखा। ये सभी कांस्य युग के औजारों में शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्ट को लकड़ी के दस्ते या शॉफ्ट पर लगाया जाता था और विभिन्न प्रकार के औजारों के रूप में बनाया जाता था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं। अन्य औजारों में तेज काटने वाले किनारों वाले औजार शामिल थे, जो कांसे की कठोरता और लचीलेपन से बने होते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे हथियार के हथियार कौन कौन से होते थे और किस तरह से हम हथियारों को देख सकते हैं। कांस्य युग में खंजर, तलवारें ज़्यादातर चाकू के रूप में काम करते थे। यानी जितनी भी चीज़ें होती थी उनका चाकू की तरह प्रयोग किया जाता था, चाहे वो खंजर हों चाहे वो तलवारें हों, सभी का यूज़ चाकू के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं। इन हथियारों की डिज़ाइन और उपयोग ने रक्षा और आक्रमण की रणनीतियों को प्रभावित किया, और इन्हीं हथियारों की वजह से जो हमारे रक्षा और आक्रमण की जो नीतियाँ थी वो प्रभावित होने लगी थी। अब हम देखेंगे आभूषण। देखिए आभूषण जो है वो अभी के टाइम के नहीं है, यानी आभूषण का मतलब होता है गहने वगैरह जो लेडीज़ वगैरह पहनती हैं। आपने देखा होगा गले में हार, बुंदे, टीका वगैरह, ये सारी चीज़ें पहनती है, चूड़ियाँ वगैरह, ये अभी की नहीं है, ये पुराने टाइम में भी पहनी जाती थी। और पहले तो सिर्फ औरतें ही नहीं, आदमी भी पहनते थे। आपने पुरानी मूवीज़ या फिर ये कहें कभी आपने मिस्र वगैरह ऐसी कोई मेसोपोटामिया की सभ्यता रिलेटेड कोई मूवी देखी होगी, तो आपने उसमें देखा होगा महाराजा वगैरह या जो साहूकार वगैरह होते थे वो भी गले में हार वगैरह पहन के रखते थे। तो जो आभूषण है वो आज के नहीं है, वो पुराने टाइम से भी पहने जा रहे हैं। तो ये जो बोलते हैं ना औरतें इतनी सज धज के रहती हैं या ये इतना सारी चीज़ें पहनती हैं, वो आज से नहीं है, वो तो प्राचीन काल से है। तो आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी प्राचीन काल में ही हैं। और जैसे कि अंगूठी वगैरह हो गई, ये भी पहले से ही हैं। इसमें आप लिख सकते हैं लोग धातु से बनी विभिन्न आभूषण पहनते थे, जैसे पिन, अंगूठियाँ, लटकन और हार। देखिए ये सारी चीज़ें पहले भी पहनी जाती थी। पिन, अंगूठियाँ, लटकन और हार वगैरह चीज़ें जो हैं ये पहले ही पहनी जाती थी, और पहले सिर्फ महिलाएं नहीं पुरुष भी ये सारी चीज़ें पहना करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आभूषण कांसे की लचीलेपन और सुंदरता को दर्शाते थे और सामाजिक स्थिति का प्रतीक भी थे। यानी देखिए जो कांसे की चीज़ें होती थी वो लचीलेपन और जो सुंदरता थी उसको दिखा देते। आपने भी देखा होगा जो हार वगैरह होती हैं वो बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ों से बनी होती हैं, बहुत ज़्यादा लचीलापन होता है, उसमें बहुत सारे डिज़ाइन डाले जाते हैं। तो किसी भी
हाथी दांत या फिर लकड़ी से वो बनाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो कांसा था उसको पिघलाकर किसी भी शेप में दिया जा सकता था, तो वो उसके लचीलेपन और सुंदरता को भी दिखाने का कार्य करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख अन्य धातु वस्तुएं, क्या अन्य धातु कौन कौन सी वस्तुएं थी। इसमें आप लिख सकते हैं धातु का उपयोग व्यंजन कप और कटाई बनाने के लिए भी किया जाता था, यानी धातुओं का उपयोग अन्य व्यंजन कप और कटाई बनाने के लिए भी किया जाता था। और आप नेक्स्ट लिख सकते हैं कांस्य युग के लोग इन धातु वस्तुओं का उपयोग रोजमर्रा के जीवन में करते थे, यानी कांस्य की जो चीज़ें थी और जो अन्य भी धातु थे उन सभी का प्रयोग रोजमर्रा के जीवन में भी किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे धातु की कमी और समाज, कि धातु की कमी और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं तांबे और टिन की कमी के कारण केवल अभिजात वर्ग ही कांसे के लंबी दूरी के लेन देन का आयात कर सकता था, यानी देखिए तांबे और टिन की जो कमी थी उसकी वजह से ही देखिए तांबे और टिन को मिलाकर ही कांस्य बनता था, और जो तांबे और टिन की कमी थी उसकी वजह से जो बड़े बड़े अभिजात वर्ग होते थे या साहूकार होते थे वही इसका लंबा आयात वगैरह कर सकते थे, निर्यात वगैरह कर सकते थे। जो गरीब लोग होते थे वो इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करते थे इसको। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अभिजात वर्ग ने धातु की वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार को नियंत्रित किया और शिल्प गतिविधियों पर निगरानी रखी। अब इन्होंने जो अभिजात वर्ग होते थे उन्होंने इस पर अपना अधिकार भी जमा लिया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संस्कृति का विकास, किस तरह से हमारी संस्कृति का विकास हुआ, अब हम उसके देखेंगे। फर्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कांस्य युग के दौरान तकनीकी कौशल का विकास हुआ और शहरों का विस्तार हुआ जिनमें राजा के महल और देवताओं के मंदिर शामिल थे। अब कांस्य युग में हम देख सकते हैं कि किस तरह से नए नए शहरों का निर्माण हो रहा था, राजाओं के महल बन रहे थे, अब देवी देवताओं के मंदिर भी बनाए जा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें लिख सकते हैं मानवकृत बाटों और मापों का प्रयोग लंबी दूरी के आदान प्रदान को सुचारू बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता युद्ध की लूट का पुरालेखित साक्ष्य देती है, यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो युद्ध और जो लूट थी उसका पुरालेखित साक्ष्य भी हमें देती है। ठीक है, नेक्स्ट आप हम देखेंगे कांस्य युग के औजार और हथियारों में समानता पाई जाती है, लेकिन मिट्टी के बर्तन, दफन संस्कार और अन्य विशिष्ट विशेषताओं विविधता देखी जाती है। यानी हम कह सकते हैं कांस्य युग के जो औजार थे और हथियार थे उसमें तो समानताएं थी, लेकिन मिट्टी में जो दफन बर्तन वगैरह थे उनके जो संस्कृति थी, यानी किस तरह से दफनाने का तरीका था, पहले सभी का दफनाने का सभी का तरीका अलग अलग होता था। कुछ लोग जो कब्र होती थी उसके बराबर में, यानी जैसे यहाँ मुर्दा है तो इसके बराबर में कुछ चीज़ें रख दिया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हाँ ये पुनर्जीवित होगा, साइडों में चीज़ें रखते थे। ठीक है, सिर्फ साइडों में। लेकिन कुछ लोगों का दफनाने का जो तरीका था वो साइडों में ना रखकर सिर्फ सर के पास रखते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था वो उठेगा और उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ लोगों का ऐसा लगता था कि जब वो उठेगा तो उसे पैरों की तरफ देखेगा और उसे पैरों की चीज़ें ज़्यादा जल्दी से मिलेंगी, इसलिए वो पैरों के पास रखते थे। और कुछ लोग तो फल फ्रूट रखते थे, खाना वगैरह रखते थे कि क्या पता है उसे कब्र में भूख लग जाए, उसे खाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो ऐसी चीज़ें मिलती थी। और कुछ लोग मेकअप वगैरह ऐसे शीशे वगैरह रखते थे कि क्या पता उसे मेकअप की ज़रूरत पड़ जाए, या फिर वो अपने आप को देखना चाहे तो मिरर वगैरह यानी शीशे वगैरह रख दिए जाते थे। तो कब्र में ऐसी चीज़ें भी मिली हैं। तो इससे हमें पता चलता है जो उनके दफनाने के संस्कार थे, उनकी संस्कृति थी, वो अलग अलग थी, वो अन्य विशिष्ट जो विशेषताएं थी वो सारी ही भिन्न थी। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगी। एंड फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी प्रॉब्लम तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो आप वहाँ भी हमसे कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। एंड अगर आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से और करना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स को भी बाय कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। एंड उस चीज़ के लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर से हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DOSOL को डाउनलोड करना है, जिसका लोगो आप इस तरह से देख सकते हैं। ये हमारा ऐप है। अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आप सारे ही फीचर्स देख सकते हैं। आप अपनी सोल की बुक्स, हमारे नोट्स और हमारी वीडियोज़ और जो आपकी अपकमिंग अपडेट्स वगैरह होती हैं, रिजल्ट और जितनी भी
चीज़ें होती हैं, आपके एग्ज़ाम हॉल टिकट, सारी ही चीज़ें आप इस ऐप में देख पाएंगे, जो कि आपकी स्टडी को और आपकी टेंशन को बहुत ज़्यादा कम कर देगा और आपकी स्टडी को और ज़्यादा अच्छे से और फोकस के साथ में करने में मदद करेगा। चलिए फिर आप जल्दी से फटाफट से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप मोर स्टडी कर पाएँ एंड नेक्स्ट यूनिट भी मेरे साथ में कवर कर पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।